पिछली वीडियो में आपने सूत्र निखिलम से भाग करना सीखा था। आज हम सूत्र परावर्त योजियत आधारित विधि पर भाग करना सीखते हैं। सूत्र निखिलम जैसी ही सूत्र परावर्त योजियत आधारित विधि है, उसमें अंतर केवल इतना सा है, उसमें हम पूरक संख्या लेते थे और इसमें विचलन लेंगे। तो आज है सूत्र परावर्ते आधारित विधि से भागफल। जिस प्रकार से सूत्र निखिलम में हम आधार लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम आधार लेकर के और फिर विचलन निकाल करके भाग करेंगे। तो अपना सवाल लेते हैं 1154 भाग 103। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल विधि है। जिस प्रकार से निखिलम विधि में किया था सेम टू सेम उसमें इसी तरह से ही इसको हल करेंगे। इसमें केवल हमें पूरक संख्या की जगह विचलन लेना होगा। तो सबसे पहले लेंगे हम आधार संख्या को ध्यान में रखते हुए। आधार यहाँ 100 के नज़दीक है, इसलिए आधार 100 होगा। विचलन संख्या माइनस आधार, अर्थात 103 माइनस 100 बराबर +0.3। अब चूंकि विधि का नाम है परावर्ते आधारित विधि, परावर्ते योजियत, परिवर्तित करना है। परावर्तित से याद रखेंगे परिवर्तित करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। तो ये विचलन कई बार प्लस का होगा, कई बार विचलन माइनस का भी होगा। यदि विचलन प्लस का आए तो हमें इसको माइनस में लिखना है, और माइनस में आए तो इसका चिन्ह परिवर्तित करके प्लस में लिखना है। तो इसको हम परिवर्तित अंक कर देंगे इसको, यानी प्लस आ रहा है तो माइनस करना है और माइनस आ रहा है तो प्लस करना है। तो परिवर्तित अंक हो जाएगा 0-3, क्योंकि शून्य के न प्लस का चिन्ह लगाना है और न ही माइनस का चिन्ह लगाना है। अब तरीका वही है, सेम टू सेम। वो 3 खंड बनाएंगे। भाग के लिए कितने खंड बनाएंगे? 3 खंड बनाएंगे। पहले खंड में जिसका भाग दे रहे हैं वो, यानी भाजक पहले खंड में आएगा। तीसरे खंड में आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक हम तीसरे खंड में लिखेंगे। तो आधार में कितने शून्य? 2। भाज्य के 2 अंक बाहर, अर्थात तृतीय खंड में लिखना। शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखना। तो शेष 2 अंक बच रहे हैं, दोनों को मध्य खंड में लिख देंगे। 1 अंक बचे चाहे 3 अंक बचे, यानी जितने भी अंक बचे उसको मध्य खंड में लिखना है। ऐसा नहीं 2 अंक बाहर और 2 अंक मध्य में लिख दिए, ये तो एक संयोग है, क्योंकि आधार में 2 शून्य थे, इसलिए तीसरे खंड में तो 2 अंक आने ही थे। अब बचे हुए शेष अंक 1 अंक 2 अंक 3 अंक जितने भी अंक बचे वो सभी मध्य खंड में लिखे जाएंगे। इसके नीचे पूरक संख्या, भाजक के नीचे लिखनी है अपने को पूरक संख्या, और पूरक संख्या के नीचे लिखना है, क्योंकि विधि का नाम क्या है? परावर्ते योजियत, यानी परिवर्तित करना है। परावर्तित से याद रखेंगे परिवर्तित करना है। तो इसका चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा परिवर्तित अंक। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि निखिलम जैसी ये विधि तो सेम टू सेम, लेकिन इसमें केवल चिन्ह परिवर्तित करके और शेष क्रिया निखिलम विधि की तरह ही करते हैं। अब शेष परिवर्तित अंक से, जिस प्रकार से हमने निखिलम में भाग किया था, पहला अंक ऐसा कैसा उतारा था, इसमें भी पहला अंक ऐसा कैसा उतारेंगे। उतारे गए अंक को परिवर्तित अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को -0.3 से गुणा करेंगे। तो चूंकि ये तो अंक अपन ने उतार ही लिया, तो इससे नीचे तो कुछ लिखना नहीं है। 1 को -0.3 से गुणा करेंगे तो 0 और ये -3। अब इन दोनों को जोड़ते हुए उतारना है। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, फिर इसको इससे गुणा करना। तो 1 × -0.3, तो ये हो गया आपका 0 - 3। क्योंकि अंतिम खंड में अंक आ चुके हैं तो इसलिए इसको जोड़ते उतारेंगे। 4 में
-3 प्लस करेंगे, अर्थात 4 - 3 यानी 1, और 5 में 3 घटाएंगे तो 2। अब एक बार देख लें, भाजक से शेषफल कहीं बड़ा तो नहीं है, क्योंकि भाजक है अपना 103 और शेषफल आ रहा है 21 छोटा है, इसलिए यह अपना भागफल हो जाएगा मध्यखंड वाला तो भागफल, अर्थात भागफल तो है 11 और शेषफल हो जाएगा अंतिम खंड जो संख्या आ रही है वो शेषफल। तो इसका ये आ जाएगा 11 भागफल और शेषफल 21। तो बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। जिसको निखिलम से भाग करना आ गया वो परावर्त्य योजित से भी आसानी से भाग कर सकता है। एक बार पुनः देख लें। सबसे पहले आधार लेना, आधार के बाद विचलन निकालना। ध्यान रहे निखिलम में हम विचलन की जगह पूरक संख्या लेते हैं और परावर्त्य आधारित विधि पर हम विचलन निकालते हैं। विचलन निकालने के बाद उसका चिन्ह परिवर्तित करना है, क्योंकि कई बार विचलन ऋणात्मक भी आएगा, जैसा अपन अगले सवाल में देखने वाले हैं। तो उसमें ऋणात्मक विचलन आएगा, उसको हम चिन्ह परिवर्तित करके लेंगे। कुछ में धनात्मक आएगा, तो यदि धनात्मक आ रहा है तो उसको ऋणात्मक करना, और ऋणात्मक आ रहा हो तो धनात्मक करना, यानी चिन्ह परिवर्तित करके, और इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। लिखने के लिए वही 3 खंड बनाना। जिसका भाग देना है भाजक को पहले खंड में लिखना, आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक तीसरे खंड में, बचे हुए अंक मध्य खंड में, पूरक संख्या और इसके नीचे परिवर्तित अंक। अब इनका कोई काम नहीं होगा, इसी से सारा सवाल हल हो जाएगा। तो पहला अंक ऐसा कैसा उतारा, इसको इससे गुणा किया, एक अंक के नीचे एक अंक लिखते हुए उतारा, फिर अगले अंकों को जोड़ते हुए 1 और 0 को जोड़ते हुए लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने से 0 - 3, तो इसको जोड़ते हुए उतार देंगे। 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 3 घटाए 2, और 2 में 0 जोड़ेंगे 2। इस प्रकार से ये हमारा भागफल और ये होगा शेषफल। अब एक सवाल देखिए जिसमें विचलन ऋणात्मक हो। जैसे हम दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें विचलन ऋणात्मक होगा और फिर हम चिन्ह परिवर्तित करके और सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से ही हल करेंगे। बहुत आसान विधि है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आप कभी भी जीवन में नहीं भूल पाएंगे इसको। एक 1432 भाग 88। सबसे पहले आधार लेना। आधार है हमारा 100। उसके बाद चूँकि परावर्त्य आधारित विधि है इसलिए विचलन निकालना। ध्यान रहे निखिलम में हम पूरक संख्या लेते हैं और परावर्त्य योजित में हम विचलन निकालेंगे। तो विचलन बराबर संख्या माइनस आधार 88 - 100 यानी कि -12। विचलन आ जाएगा हमारा ऋणात्मक आया है। विचलन धनात्मक भी आ सकता है और विचलन ऋणात्मक भी आ सकता है, दोनों स्थितियों में हो सकता है। अब हमें करना है चिन्ह परिवर्तित अंक लेंगे। अब चूंकि ये माइनस में आ रहा था तो हम इसको लिख देंगे प्लस में। आ जाइए भाग की क्रिया के लिए, वही 3 खंड बनाएंगे। ठीक है, पहले खंड में भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं वो पहले खंड में भाजक लिखा। अब पहले हम अंतिम खंड को यानी कि तीसरे खंड की पूर्ति करेंगे। अंतिम खंड में आधार में जितने शून्य है उतने अंक इकाई की ओर से लेंगे। आधार में 2 शून्य है तो 2 अंक बाहर रखेंगे। बचे हुए शेष अंक मध्य खंड में लिखना। भाजक के नीचे विचलन, और विचलन चूंकि ऋणात्मक है और हमें यहाँ विधि कौन सी है, परावर्त्य, याद है, यानी परावर्त्य योजित में परिवर्तित करना है, यानी ये चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो परिवर्तित अंक लिखा जाएगा। परिवर्तित अंक, अगर प्लस आ रहा है तो माइनस कर दो, माइनस आ रहा है तो प्लस कर दो। विचलन माइनस में आ रहा था, हमने परिवर्तित अंक करके प्लस कर दिया, और प्लस आ रहा होता तो माइनस कर देते। ये लिखने का तरीका हो गया। अब निखिलम विधि की तरह ही सीधे सीधे
पहला अंक ऐसा का ऐसा उतारेंगे, कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं करना, जैसा है वैसा का ऐसा उतारना। यानी पहला अंक हमने उतार लिया, अब पहले अंक को इससे मल्टीप्लाई करना परिवर्तित अंक से। तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, एक अंक के नीचे एक अंक लिखना। ऐसा नहीं पूरे 12 को एक जगह लिख दिया, एक अंक के नीचे एक ही अंक आना चाहिए। फिर जोड़ते हुए इसको उतारेंगे, 4 और 1 5, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 6 0। अंतिम खंड में संख्या आ चुकी है इसलिए इसको जोड़ दीजिए, 2 और 0 2, 3 और 2 5 और 6 11। अब देखिए भाग हमने किसका लगाया, 88 का। शेषफल कितना आया, 112, अर्थात भाजक से शेषफल बड़ा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ इसको संशोधित करना होगा। तो संशोधित करने के लिए 88 का भाग 112 में भाग एक बार और जा रहा है, तो इसलिए यहाँ +1 कर देंगे। अगर 2 बार भाग जा रहा होता तो +2 कर देते। 88 का 112 में भाग एक बार और जा रहा है तो +1 कर दो और एक बार 88 घटा देंगे। जो भी भाजक है उसको एक बार घटा देंगे। अगर यहाँ +2 कर रहे हैं तो इसको 2 से गुणा करके घटाना होगा, और ये हो जाएगा आपके 15 और 1 16, और इधर 12 में 8 गए तो 4, अच्छा 10 में से 8 गए तो 2, अर्थात भागफल आ जाएगा 16 और शेषफल आ जाएगा 24। तो लिख देंगे नीचे भागफल बराबर 16 और शेषफल बराबर 24। ये से आंसर होंगे। ये आपकी प्रश्नावली के पहली प्रश्नावली के जो प्रश्न नंबर 18 था। अब 2 सवाल मैंने बताए, 2 आप खुद अभ्यास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अभ्यास प्रश्न नंबर 1, 1358 भाग 113, और नंबर 2 14885 भाग 123। इनका हल करेंगे, और यदि कोई समस्या हो तो आपके जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आ रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर या मेरे नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपनी 2 विधियाँ हो गई, भाग की निखिलम विधि हो गई, सूत्र परावर्त्य योजित आधारित विधि हो गई। एक विधि और बच रही है, वो है सूत्र ध्वजांक। तो सूत्र ध्वजांक पर आधारित विधि, सूत्र ध्वजांक से कई बार जब पिछली विद्यार्थी जो पढ़ के गए हैं कक्षा 10 पास करके गए और जो अभी 9th में भी थी ये, तो इनके सूत्र ध्वजांक विधि कहते रहते हैं सर ध्वजांक वाली विधि हमें कम समझ में आती है। ध्वजांक वाली क्योंकि इसमें थोड़ा सा संकेत भी लिखना पड़ता है और बहुत आसान है विधि, लेकिन एक तरह से थोड़ी सी उनकी धारणा बनी हुई है कि सर ये विधि थोड़ी कठिन है। तो इसको देखिए अपन थोड़ा स्लो इस पर बहुत सरल तरीके से लेंगे और एक बार में समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान विधि है और बड़े बड़े सवालों को हम इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 3 ही विधियां हैं भाग की, सूत्र निखिलम, सूत्र परावर्त्य योजित और ध्वजांक। 2 विधियां अपनी हो चुकी हैं। अब देखिए तीसरी और अंतिम विधि सूत्र ध्वजांक विधि से भाग संक्रिया। इसमें देखिए क्वेश्चन लेते हैं अपन, आपके किताब का ही क्वेश्चन है, भाग 112, 4532 भाग 112।
विधि का नाम देखिए ध्वजांक। ध्वज अंक, ध्वज यानी झंडा। ध्वज कहाँ रहता है? हमेशा ऊपर की ओर। हमेशा ध्वज, अपना जो भारतीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो कहाँ लहराता है? ऊपर लहराता है। और जो मुख्य अतिथि हुआ करते हैं वो नीचे से उनके हाथ से जो झंडारोहण वगैरह करते हैं। तो इसी से हमें याद रह जाएगा कि ध्वज अंक ऊपर होगा और मुख्य अंक नीचे। इसमें हम 3 खंड बनाते हैं। बहुत आसान विधि है, इसमें कोई आधार वगैरह नहीं लेना पड़ता, बहुत सरल विधि है। खंड वही 3 बनेंगे। पहले खंड में इधर से जो भाजक है इसको 2 टुकड़ों में बांट करके लिखेंगे। इकाई के अंक को यदि हम ऊपर लिखते हैं तो शेष, अगर 2 ही अंक है तो 1 अंक को नीचे लिख लेंगे, और 3 अंक है तो इकाई के अंक को ऊपर, शेष 2 अंकों को नीचे लिख सकते हैं। या 2 अंकों को ऊपर लिखें तो 1 अंक को नीचे लिया जा सकता है। तो यहाँ इकाई का अंक हमने ध्वजांक में ले लिया, क्योंकि ये ऊपर रहेगा इसलिए ध्वज अंक हो जाएगा। और शेष जो 2 अंक बच रहे हैं या 1 अंक बच रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे और ये हो जाएगा अपना मुख्य अंक। भाजक का लिखना देखिए इसमें, क्योंकि इससे उन 2 विधियों में तो सीधा सीधा भाजक पूरा उतारा जाता था, उसमें विचलन या पूरक संख्या लेते थे। इसमें क्या करना है अपने को? विचलन या पूरक संख्या नहीं लेनी, इसमें केवल इकाई के अंक को आप ध्वजांक बना ले, दहाई के अंक को, और 3 है तो दहाई और सैकड़े के अंक को मुख्य अंक बना ले। या यहाँ 2 अंक रख ले, मुख्य अंक में 1 अंक भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने अंक आपने ध्वजांक में रखे हैं उतने अंक इकाई की ओर से बाहर तीसरे खंड में लिखना है। जैसे इकाई का अंक 2 है तो ये आ जाएगा अपना तीसरे खंड में। शेष सभी अंक बचे हुए, शेष सभी अंक मध्य खंड में होंगे। तो शेष अंक बच गए 4, 5, 3। ध्यान रखिए ये जो 2 है, ये 2 तो है भाजक का इकाई का अंक, और ये वाला जो 2 है वो है भाज्य का इकाई का अंक। क्योंकि यहाँ हमने इसका 1 अंक ध्वजांक में बनाया, तो ध्वजांक में यदि 1 अंक लेते हैं तो तीसरे खंड में भाज्य का 1 अंक बाहर लेना है, और यदि ध्वजांक में 2 अंक लेते हैं तो भाज्य के 2 अंक तीसरे खंड में ले जाएंगे और शेष अंक मुख्य अंक में ले लेंगे इधर। तो इससे भाज्य के बचे हुए अंक मध्य में आ जाएंगे, और ये एक ही लाइन में हम भाग की क्रिया कर सकते हैं। यानी इसमें बहुत कम कागज की आवश्यकता होती है। यदि अपन इस विधि को अच्छे से समझ लेंगे एक बार, उसके बाद संकेतों की आवश्यकता नहीं होगी, और एक लाइन में बड़े से बड़े भाग को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ समझना ज़रूरी है तो इसके लिए आपको संकेत भी मैं बता देता हूँ, और परीक्षा में जब सवाल आए तो आपको संकेत भी लिखने हैं। संकेत में लिखना क्या है? आप जो क्रिया कर रहे हैं, आप जैसे जैसे भाग की क्रिया कर रहे हैं, जो जो हल कर रहे हैं उसको शब्दों में लिख दो, बस वही संकेत है। और संकेत लिखोगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। यानी संकेत में क्या लिखेंगे हम? जो क्रिया की जा रही है उसको इधर अपने को लिखना है कि भाई किस में कब भाग दे रहे हैं, क्या गुणा कर रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, वही संकेत बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले लेते हैं मुख्यांक का लगाएंगे भाग। मुख्यांक का यानी 11 का भाग लगाएंगे 4 में, संख्या छोटी रह रही है तो 2 अंकों में लगा लो 45 में। तो सबसे पहले हम 11 का 45 में भाग लगाएंगे, यानी 45 भाग 11। तो भागफल आएगा 11 चौके 44, भागफल आया 4, यानी 4 बार 11 का भाग चला गया पूरा पूरा। और शेषफल आ जाएगा इसमें, शेष बच गया 1, अर्थात 11 चौके 44, 4 बार भाग गया, भागफल नीचे लिखा जाएगा, और शेषफल जितने अंकों में आपने भाग लगा लिया उससे आगे लिखना है। यानी 11 का भाग अपने 45 में लगा लिया तो 45 से आगे नहीं यहाँ शेषफल लिखा जाएगा। तो ये हो गया शेषफल 1। अब 3 उतारेंगे तो नया भाज्य बन जाएगा 13। तो अगली स्टेप हो जाएगी अपनी, अगला ये संकेत हो गया, नया भाज्य आया अपना 13। देखिए संकेत में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। संकेत क्या है? अपन जो क्रिया कर रहे हैं उसको लिख रहे हैं, बस वही संकेत हो रहे हैं, और संकेत लिखना अनिवार्य है। संकेत नहीं लिखोगे परीक्षा में तो इसमें आपको नंबर पूरे नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले 11 का भाग लगाया 45 में, लिखा अपन ने 11 का भाग लगाया 45 में, भागफल आया 4 बार पूरा पूरा गया, और शेषफल आया 1। भागफल नीचे लिखा जाएगा और शेषफल आगे लिखा जाएगा। अब नया भाज्य 3 उतारते, नया भाज्य बन गया 13। अब इसको हम करेंगे संशोधित, नए भाज्य को संशोधित भाज्य करना है।
संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य के लिए फॉर्मूला एक छोटा सा, नया भाज्य माइनस द्विजांक गुणा भागफल अंक। यानी संशोधित भाज्य करने के लिए नए भाज्य में द्विजांक और भागफल अंक को गुणा करके घटाना है। ये अपना संशोधित भाज्य हो जाएगा। तो नया भाज्य आया था 13 माइनस द्विजांक है अपना 2, तो 13 माइनस 2 इंटू भागफल अंक कितना आया, भागफल अंक 4, तो गुणा 4, तो 4 दूनी 8 घटा दो 13 में से, बच गए 5। ये हो गया अपना संशोधित भाज्य। पुनः देख ले एक बार, बहुत आसान है क्योंकि सवाल होने वाला है, सवाल आधे से ज़्यादा हो चुका है। सबसे पहले तो लिखना आना चाहिए, 3 खंड बनाना, इकाई का अंक, भाज्य का इकाई का अंक आप द्विजांक ले, शेष दहाई और सैकड़े के 2 बच रहे तो मुख्यांक ले ले। इधर से एक अंक आपने द्विजांक में लिया है तो भाज्य का इकाई का अंक तीसरे खंड में लेना, शेष अंक अंदर बचे हुए, शेष सभी अंक अंदर, मुख्यांक का भाग लगाना, एक अंक में नहीं जा रहा 2 में लगाना, 2 में नहीं जाए तो 3 में लगाना। तो यहाँ 11 का भाग लगाएंगे 45 में, 11 चौके 44, 4 बार बचेगा 1, नया भाज्य बन जाएगा 13। 13 को करेंगे संशोधित, तो संशोधित के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस द्विजांक इंटू भागफल अंक। अब नया भाज्य 13 माइनस 2 गुणा 4 घटाएंगे तो बच गया 5। यह संशोधित भाज्य। संशोधित करने के बाद फिर हम भाग लगाएंगे, यानी अगले स्टेप क्या होगी, 5 भाग उसी का लगाना है हमेशा, मुख्यांक का ही लगेगा, तो 5 भाग 11। अब बराबर, कई बार बच्चों से पूछते 11 का भाग लगाओ 5 में, तो कहते हैं जी सर नहीं जा रहा, जबकि 11 का भाग 5 में जा रहा है। तो 11 का भाग लगाएंगे 5 में, तो यहाँ 11 का भाग 5 में कितनी बार जा रहा है, कोई बता सकता है? 11 का भाग 5 में जा रहा है 0 बार। बोलते ना भाग टूट गई 0, वही है ये। यानी 11 का भाग लगाएंगे 5 में, तो 11 का भाग जा रहा है कितनी बार, 0 बार। और ये शेषफल हो जाएगा, शेषफल वो का वही बच गया, पूरा का पूरा ही 5 ही बच जाएगा। तो यहाँ भागफल तो आ गया 0 और शेषफल आ गया अपना 5। अब चूंकि 13 तक तो अपने ले चुके, तो इससे अगले अंक के आगे पहले, यानी 13 से आगे, यानी 3 से आगे लेंगे, तो ये शेषफल आ गया 5। अब चूंकि तीसरे खंड में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नया भाज्य बन जाएगा अपना 52। नया भाज्य क्या हो गया आपके, नया भाज्य आ जाएगा 52। अब इसको करना है संशोधन, और चूंकि ये तीसरे खंड में आ जाता है तो इसको हम अंतिम संशोधन भी कह सकते हैं। तो यह हो जाएगा संशोधित भाज्य या अंतिम संशोधन। तरीका वही है संशोधित भाज्य का, नया भाज्य माइनस द्विजांक गुणा भागफल अंक। इसमें ध्यान करेंगे, पूरा भागफल नहीं, भागफल अंक। इसमें अपने लिखा है नया भाज्य माइनस द्विजांक इंटू भागफल अंक, जो भागफल नया अंक आ रहा है वो, यानी 0। तो इसमें से 0 घटाएंगे तो 52 का 52 रह जाएगा, अर्थात यहाँ आ जाएगा अपने 52 माइनस 2 इंटू 0 अर्थात 52। तो भागफल हो जाएगा आपका 40 और शेषफल हो जाएगा 52। तो इस प्रकार से हम द्विजांक विधि से हल कर सकते हैं, बहुत छोटे रूप में, आसानी से, एकदम सरल विधि है। इसमें यह थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें संकेत आवश्यक रूप से लिखने हैं, और संकेत क्या लिखे हमने, जो जो क्रिया हमने की है वो संकेत के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से आपके आसानी से द्विजांक विधि से भाग किया जा सकता है। अब आपको अभ्यास के लिए 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आप घर से करके लाएंगे। अभ्यास प्रश्न लिखें। अभ्यास प्रश्न नंबर 1,
1234 भाग 42 और नंबर 2 98,765 भाग 87। यह आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है, आप इनको अभ्यास करेंगे और जो भी कोई समस्या है आगे तो आप कॉल करके पूछ सकते हो।